सीजेआई ने एक समारोह में कहा कि मानव अधिकारों और गरिमा को, जो कि अक्षुण्ण अधिकार है, सबसे ज़्यादा खतरा थानों से होता है, जहां थर्ड डिग्री का प्रयोग कमज़ोर पर ही नहीं, संभ्रांत लोगों पर भी होता है। उनका यह कथन भी सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अहमदाबाद में कुछ ऐसे ही भाव जाहिर करते हुए कहा कि आम धारणा है कि पुलिस या तो कुछ करती नहीं या ज़रूरत से ज़्यादा कर जाती है। यानी देश की कार्यपालिका ही नहीं, न्यायपालिका भी जानती है कि पुलिस व्यवस्था कैसी है। फिर आखिर क्यों सड़ते अपराध न्याय शास्त्र के परिवर्तन नहीं किया जाता? बिहार में संगीन आपराधिक मामलों में पुलिस जिन 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उनमें से 87 कोर्ट से छूट जाते हैं, जबकि केरल में 90 को सज़ा मिलती है। अगर सीजेआई अपने इस भाव को लेकर संजीदा हैं, तो क्या अपनी तमाम सुनवाइयों में सरकार को आदेश नहीं दे सकते कि क्या अपराध कानून नई पुलिस व्यवस्था और अपराधी और समाज में उनसे खतरे के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित करे? सीजेआई ने यह भी कहा कि किसी केस का भविष्य व्यक्ति की गिरफ्तारी होने या हिरासत में लिए जाने से के पहले 1 घंटे में ही तय हो जाता है कि उनका मतलब था कि पुलिस उसकी फर्जी सख्त दफ़ाओं में चालान करती है या घूस लेकर कमज़ोर धाराओं में निरुद्ध करती है या छोड़ देती है। सवाल यह है कि अगर सीजेआई और गृह मंत्री दोनों ऐसा सोचते हैं, तो यह बात मंचों तक ही सीमित क्यों है? इसमें सुधार की दिशा में कुछ किया क्यों नहीं जाता? हम देश की पुलिस सुधार में क्यों पीछे हैं? प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का 13 साल पुराना पुलिस सुधार संबंधी फैसला आज तक अमल में नहीं आया, तो ऐसी सार्वजनिक टिप्पणियों को कैसे देखा जाए? जिस दिन भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारी, उस दिन खबर आई कि वंदना कटारिया के घर के पास 2 लोगों ने जश्न मनाते हुए शर्मनाक हरकतें की। वंदना ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी में हैट-ट्रिक गोल दागने वाली पहली खिलाड़ी हैं। आखिर वह बदनुमा जश्न क्यों मनाया गया? स्थानीय मीडिया के मुताबिक जश्न मनाने वाले ऊंची जाति के थे और वंदना दलित परिवार से है। साथ ही महिला हॉकी टीम में दलित खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है। मैं एक खतरनाक सवाल उठाना चाहता हूं कि ऐसा हॉकी के मामले में ही क्यों किया गया, जबकि दूसरे कई खेलों, खासकर क्रिकेट, भारतीय विविधता कहीं ज़्यादा है। केवल जाति की ही नहीं, नस्ल, भूगोल, धर्म की भी। सवाल खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस पर प्रतिक्रिया इतनी तीखी होती है कि अधिकतर लोग यह बात कबूलने से डरते हैं कि भारतीय क्रिकेट ने सबको साथ लेकर चलने के बाद
तरक्की ही की है। लेकिन हॉकी के साथ कोई बात है कि यह हमेशा से उपेक्षितों का खेल रहा है। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, प्रताड़ित वर्गों और जातियों का मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियनों, पूर्वी मध्य भारत के मैदानी इलाकों के गरीब आदिवासियों, मणिपुरियों, कोडावों ने दशकों हॉकी के जरिए प्रतिभा दिखाई है। वर्ष 1928 में जब भारतीय हॉकी ने ओलंपिक्स में पहली बार एम्स्टर्डम में भाग लिया था, उस दिन से उस टीम में ध्यानचंद थे, लेकिन उसके कप्तान के बारे में सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ जयपाल सिंह नाम दर्ज है। उनका पूरा नाम जयपाल सिंह मुंडा था। भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक झारखंड के बेहद गरीब आदिवासी परिवार के बेटे की कप्तानी में मिला था। यह उस समृद्ध परंपरा की शुरुआत थी जिसके तहत पूर्वी मध्य क्षेत्र के आदिवासी भारत ने लगातार हॉकी प्रतिभाएं दी। इस परंपरा को संस्थागत रूप दिया आदिवासी क्षेत्रों में बनी करिश्माई हॉकी अकादमियों ने झारखंड के खूंटी में और ओडिशा के पास सुंदरगढ़ में भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाली टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा को एक ब्रिटिश पादरी परिवार ने बचपन में ही अपने संरक्षण में ले लिया था। उन्हें पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड भेजा, लेकिन उन्होंने खेल को अपनाया और भारत की सेवा करना पसंद किया। आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में वे हमारी संविधान सभा में शामिल थे। वे अनिवार्य देशव्यापी शराबबंदी के सख्त खिलाफ थे। उन दिनों गांधीवादी माहौल की वजह से संविधान सभा का कुछ ऐसा ही इरादा दिख रहा था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा इसके खिलाफ अड़ गए। बहरहाल पहली टीम में 8 खिलाड़ी एंग्लो इंडियन थे, जिनमें गोलकीपर रिचर्ड एलेन भी थे, जिनका जन्म नागपुर में हुआ था। उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने भारत के खिलाफ एक भी गोल नहीं होने दिया। उस हॉकी टीम में बाकी 3 खिलाड़ी मुस्लिम, एक सिख युवा ध्यानचंद और बेशक झारखंड के एक आदिवासी थे जो कप्तान थे। बाद में ओलंपिक हॉकी टीमों में मुसलमान और सिख खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती गई। इसीलिए देश के बंटवारे ने हॉकी टीम को भारी झटका पहुंचाया। कई हॉकी प्रतिभाएं पाकिस्तान चली गई और भारत 1960 के रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक से वंचित रह गया। चूँकि बंटवारे की याद ताज़ा थी, पाकिस्तान हमारा नया मुख्य प्रतिद्वंदी था और उसके साथ युद्ध भी हो चुके थे। इसलिए 1970 के दशक तक भारतीय टीम में कम ही मुसलमान दिखते थे, लेकिन बाद में कई मुस्लिम खिलाड़ी सितारा बनकर उभरे। मोहम्मद शाहिद और जफ़र इकबाल तो कप्तान भी बने, लेकिन रास्ता खोलने वाले तो असलम शेर खान ही साबित हुए। भारतीय टीम विश्व कप केवल 1975 में जीत पाई, जो कुआलालंपुर में हुआ था। उसमें मलेशिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अंतिम सीटी बजने में सिर्फ
1 मिनट बाकी था। भारत 1 गोल से पीछे था। कई पेनल्टी कॉर्नर गंवाने के बाद 65वें मिनट में उसे एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। कोच बलबीर सिंह 1948, 52-56 में ओलंपिक गोल्ड विजेता ने मैदान के बाहर बैठे असलम को शॉट के लिए बुलाया। युवा असलम मैदान पर आए, गले से लटकी ताबीज़ चूमी और मैच बराबर करने वाला गोल दाग दिया।